नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर। जी हां दोस्तों, वक्त हो चला है तमाम देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरें जानने का। जी हां दोस्तों, पहली और बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। आपको बता दें, यूपी चुनाव में बड़ा मुद्दा बना अयोध्या के डीएम आवास का बोर्ड। 2 दिन में 3 बार बदल गया रंग। वहीं दोस्तों के लिए बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। आपको बता दें, किसान नेता राकेश टिकैत ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि मतगणना शुरू होने से एक दिन पहले ही सेंटरों पर जुट जाए किसान, वरना हो सकती है गड़बड़ी। वहीं दोस्तों के लिए बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। आपको बता दें, यूपी चुनाव के छठे चरण का मतदान हुआ खत्म। इस जिले में लोगों ने की ताबड़तोड़ वोटिंग। दोस्तों बताएंगे इस खबर को भी, अगली खबर में आपको बताएंगे। बलिया में बीजेपी प्रत्याशी दयाशंकर के काफिले पर हमला कर दिया गया। एसपी प्रत्याशी पर लगाया हत्या की साजिश रचने का आरोप। दोस्तों बताएंगे इस खबर को भी, अगली खबर में आपको बताएंगे। सत्ता में आए तो योगी को भेजेंगे मठ में, वाराणसी में चुनावी सभा में बोली मायावती। दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। आपको बता दें, रूसी विदेश मंत्री का बड़ा बयान, कहा केवल परमाणु हथियारों से लड़ा जा सकता है तीसरा विश्व युद्ध। दोस्तों बताएंगे इस खबर को भी, अगली खबर में आपको बताएंगे। यूक्रेन से अब तक सुरक्षित भारत लौटे 18,000 लोग। विदेश मंत्रालय ने बताया खार्किव में फंसे कितने छात्र। दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। आपको बता दें, यूक्रेन से लौटे छात्रों से मिले पीएम मोदी। वाराणसी में बोले सभी की सुरक्षित वापसी प्राथमिकता है और भविष्य का ख्याल भी रखेंगे। दोस्तों बताएंगे इन सभी खबरों को एक एक कर विस्तार से। लेकिन दोस्तों खबर जानने से पहले लाइक कीजिए इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरें आपके पास सबसे पहले पहुंचे। जी हां दोस्तों, पहली और बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। आपको बता दें, यूपी चुनाव में बड़ा मुद्दा बना अयोध्या के डीएम आवास का बोर्ड। 2 दिन में 3 बार बदल गया रंग। दरअसल आपको बता दें, अयोध्या में डीएम आवास के बोर्ड का रंग 2 दिन में 3 बार बदल गया है, जिसको लेकर राजनीतिक शुरू हो गई है। इस बोर्ड का रंग पहले केसरिया, फिर हरा, फिर लाल कर दिया गया। बुधवार को जब बोर्ड का रंग केसरिया से बदलकर हरा कर दिया गया तो सोशल मीडिया पर इसे चुनाव से भी जोड़ा जाने लगा। दोस्तों विवाद को बढ़ता देख देर रात एक बार फिर से इसका रंग बदल दिया गया और अब लाल कर दिया गया। आपको बताएंगे किस तरीके से ये सब कुछ चल रहा है। बता दें, अयोध्या के डीएम नीतीश कुमार के आवास का बोर्ड पहले केसरिया रंग का था, लेकिन बुधवार को अचानक इसका रंग हरा कर दिया गया। दरअसल इन दिनों डीएम के आवास की मरम्मत का काम चल रहा है और इस वजह से डीएम आवास अस्थायी रूप से पीडब्ल्यूडी के गेस्ट हाउस में शिफ्ट हो गया है शिफ्ट हो गए हैं। दोस्तों बताया जा रहा है कि जिस समय डीएम आवास पीडब्ल्यूडी के गेस्ट हाउस में शिफ्ट हुए, उस समय बोर्ड का रंग केसरिया रखा गया था, लेकिन इसके बाद रंग बदल कर हरा कर दिया गया। लेकिन जैसे ही बोर्ड का रंग बदला, वैसे ही लोग सोशल मीडिया पर इसे लेकर अटकलों का बाजार गर्म हो गया। यूपी जहां रंगों को भी सियासत से जोड़कर देखा जाता है, वहां बोर्ड के रंग को लेकर भी तरह तरह के कमेंट आने लगे। जल्द ही बात अधिकारियों के कानों तक पहुंची और उन्होंने तत्काल बोर्ड का रंग बदलने का आदेश दिया। इसके बाद बोर्ड को एक बार फिर से नए रंग में पेंट किया गया, फिर इस बार इसका रंग लाल रखा गया। आपको बता दें, डीएम नीतीश कुमार ने मीडिया को बताया कि इस समय वे पीडब्ल्यूडी के गेस्ट हाउस में अस्थायी तौर पर रह रहे हैं। बोर्ड का रंग पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने हरा कर दिया है और इस बारे में उन्हें बताया गया कि पीडब्ल्यूडी का रंग पहले से हरा होता, तो इसीलिए फिर से हरा कर दिया गया। बोर्ड का रंग केसरिया से बदलकर हरा किए जाने पर छिड़ी बहस के बाद पीडब्ल्यूडी ने एक बार फिर से रंग को बदल दिया गया और इसे फिर से लाल कर दिया गया। वहीं दोस्तों के लिए बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। आपको बता दें, राकेश टिकैत यानी किसान नेता राकेश टिकैत ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि मतगणना शुरू होने से एक दिन पहले ही सेंटरों पर जुट जाए किसान, वरना हो सकती है गड़बड़ी। दरअसल आपको बता दें, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव अंतिम चरण में है। हफ्ते भर बाद चुनाव परिणाम जारी आएंगे। इसी बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने मौजूद सरकार पर बड़ा हमला बोला। राकेश टिकैत ने बागपत के बड़ौत में कहा है कि सरकार ने किसानों को बहुत परेशान किया, एमएसपी की गारंटी नहीं दी। असल में सरकार जब चाहे तब गन्ने की फसल का उचित भुगतान करवा सकती है, लेकिन करती नहीं। चुनाव हर साल होते हैं तो गन्ना किसानों का भुगतान भी हर साल किया जा सकता है। आपको बता दें, चुनाव में बेईमानी होने के सवाल पर राकेश टिकैत ने सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि जो लोग जिला पंचायत चुनाव में हुआ उसे नजरअंदाज किया जा रहा है। लोगों से संबोधित करते हुए टिकैत बोले हैं कि मतगणना शुरू होने से पहले आप मतगणना केंद्रों पर पहुंचे और मतगणना स्थलों पर ट्रैक्टरों के साथ शिविर लगाएं। लोगों से एक दिन पहले बिस्तर के साथ पहुंचने के लिए उन्होंने कहा कि क्योंकि 10 मार्च को वहां जुटने की अनुमति नहीं होगी। दोस्तों गौरतलब है कि पिछले साल राज्य में जिला पंचायत चुनाव के दौरान विपक्षी दलों ने बड़े पैमाने पर अनियमितताओं का आरोप लगाया था। टिकैत ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि क्षेत्र के गन्ना किसानों का 1 साल से बकाया भुगतान नहीं किया गया, लेकिन चुनाव को देखते हुए 10 से 15 दिन में बकाया भुगतान का भुगतान कर दिया गया। उन्होंने कहा कि मेरा मतलब है कि सरकार जब चाहे भुगतान करवा सकती है। अगर चुनाव हर साल होते हैं तो गन्ना किसानों का भुगतान भी हर साल किया जा सकता है। केंद्र की भाजपा सरकार की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि यूक्रेन के संकट में भी
केंद्र की भाजपा सरकार की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा है कि वे यूक्रेन के संकट में भी वोट मांग रहे हैं और वहां से लौट रहे छात्रों के निकाय अभियान पर बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के पक्ष में देने वालों को दिखाया जा रहा है जो सत्य बता रहे हैं। वहीं दोस्तों के लिए बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। आपको बता दें, यूपी चुनाव के छठे चरण का मतदान खत्म हो गया है और जिलों में ताबड़तोड़ वोटिंग की गई है। आपको बता दें, यूपी विधानसभा चुनाव के छठे चरण का मतदान संपन्न हो चुका। वहीं सभी पार्टियां सातवें चरण की तैयारी में जुटे हुए हैं। वहीं अगर आज पोलिंग आंकड़े की बात करें तो यूपी चुनाव में पोलिंग बूथ शाम 6 बजे होने तक के आधिकारिक आंकड़े अभी जारी नहीं किए हैं। वहीं शाम 5 बजे तक 53.31% वोट पड़े। इसी दौरान अंबेडकर नगर में सबसे अधिक 58.50% मतदान हुआ, जबकि बलरामपुर में वोटिंग काफी धीमी रही। फिर सिर्फ 48.53% वोट पड़े, जो कि छठे चरण वाले जिलों में सबसे कम है। इसके साथ सातवें चरण में प्रस्तावित यूपी विधानसभा चुनाव में अब तक 6 चरणों में 403 में से 349 सीटों का मतदान हो चुका। वहीं अधिकारी यानी आखिरी चरण का मतदान 7 मार्च को होगा। इसके बाद 10 मार्च को मतगणना होगी। यूपी चुनाव के छठवें चरण में जिन 10 जिलों में मतदान हुआ उनमें अंबेडकर नगर की 5, बलरामपुर की 4, सिद्धार्थ नगर की 4, बस्ती की 5, संत कबीर नगर की 3, महाराजगंज की 5, गोरखपुर की 9, कुशीनगर की 7, देवरिया और बलिया की 7 विधानसभा सीटें शामिल हैं। बता दें कि 2017 के विधानसभा चुनाव में इस चरण की 57 सीटों में से 46 सीटें बीजेपी और 2 सीटें उसके सहयोगी दल अपना दल एस और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी यानी सुबह सपा ने जीती थी। हालांकि सुबह सपा इस बार सपा के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ रही है। आपको बता दें, छठवें चरण में गोरखपुर सदर सीट से चुनाव लड़ रहे सीएम योगी के अलावा कई दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में बंद हो गई है। इनमें स्वामी प्रसाद मौर्य, फाजिल नगर, लालजी वर्मा, कटेरी सीट, रामचल राजभर, योगी कैबिनेट के मंत्री जयप्रताप सिंह बांसी सीट, यूपी के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी इटावा सीट से हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू तमू की राज सीट से हैं। योगी कैबिनेट के मंत्री सूर्य प्रताप सिंह ये सभी चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। आपको बता दें, बलिया में बीजेपी प्रत्याशी दयाशंकर के काफिले पर बड़ा हमला कर दिया गया। एसपी प्रत्याशी पर लगाया हत्या की साजिश रचने का आरोप। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के छठे चरण के मतदान के बाद यानी इसके बीच बलिया में बीजेपी प्रत्याशी दयाशंकर के काफिले पर बड़ी खबर आई। दोस्तों बताया जा रहा है कि दुहर थाना क्षेत्र के आखिर में पाक करीब 12:30 बजे बलिया जिले की नगर विधानसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी और प्रदेश अध्यक्ष दयाशंकर सिंह के काफिले पर हमला कर दिया गया। इस हमले में उनके साथ चल रहे बीजेपी नेता टुंजी पाठक की गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई है। वहीं पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। जानकारी के मुताबिक बीजेपी प्रत्याशी पर यह हमला किया गया और जब बीजेपी समर्थक अलर्ट हुए तो हमलावर फरार हो गए। वहीं इनके साथ चल रहे सुरक्षा कर्मियों ने वाहन को कब्जे में ले लिया है। इसी दौरान लखनऊ में रजिस्टर्ड एक वाहन और उसके ड्राइवर को पकड़ लिया गया और बताया जा रहा है कि जब्त वाहन शहर विधानसभा सीट से एसपी के टिकट पर चुनाव लड़े नारद राय के काफिले का है और लखनऊ में पंजीकृत है। इस मामले में दयाशंकर ने आरोप लगाया कि जिस तरीके से कृष्णानंद राय की हत्या की गई थी इसी तरीके से मुझे मारने की साजिश रची गई है। आपको बता दें, बीजेपी प्रत्याशी दयाशंकर ने आरोप लगाया है कि एसपी प्रत्याशी के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के साथ संबंध है और हमला करने के बाद हमलावर फरार हो गया। उन्होंने कहा कि मेरे पास वाई श्रेणी की सुरक्षा है और निजी सुरक्षा गार्ड भी है, इसके कारण हमला नाकाम हो गया। उनका कहना है कि इस साजिश के पीछे मुख्तार अंसारी का हाथ भी हो सकता है। फिलहाल बीजेपी प्रत्याशी पर हमला करने वाले का वाहन पुलिस के कब्जे में है और उसके चालक से पुलिस पूछताछ कर रही है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में जांच चल रही है और प्राथमिकता दर्ज कर ली गई है। वहीं दोस्तों के लिए बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। आपको बता दें, वाराणसी में चुनावी सभा में दहाड़ी मायावती। उनका कहना है कि सत्ता में आए तो योगी को भेजेंगे मठ में। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में सरकार बनी तो योगी आदित्यनाथ को उनके मठ में भेजेंगे, जो उनके लिए सही जगह है। ये बात बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने गुरुवार को चिराई गांव ब्लॉक के सहदा में आयोजित जनसभा में कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दलितों व पिछड़ों का उत्पीड़न हुआ, ब्राह्मणों व मुस्लिमों का हित भी सुरक्षित नहीं रहा। इसी सरकार में विशेष जाति धर्म के लोगों को गलत मामलों में फंसाकर जेल में भेज दिया गया। इसी दौरान उन्होंने भदोही जिले का नाम संत रविदास करने और पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की बात कही। हेलीकॉप्टर से सभा स्थल पहुंची मायावती दोपहर 2 बजे विशाल मैदान में बने मंच पर पहुंची। अपने भाषण में उन्होंने सभी पार्टियों पर निशाना साधा। कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि आजादी के बाद देश में 70 साल तक कांग्रेस की सरकार रही,
इसी दौरान उसने दलितों व पिछड़ों के विकास को नजरअंदाज किया। उसकी गलत नीतियों की वजह से ही आज सत्ता से बाहर है। संविधान निर्माता बाबा साहेब को भारत रत्न दिया गया। कांसीराम के देहांत पर उनके सम्मान में एक दिन का आवास नहीं रखा। पिछड़ों के आरक्षण के लिए मंडल रिपोर्ट भी लागू नहीं किया गया। इस वक्त दलित पिछड़ों को वोट लेने के लिए तरह तरह का नाटक कर रही है। सपा को निशाने पर लेते हुए कहा कि सपा की सरकार में गुंडों, माफियों, दंगों करने वालों को राज रहा। विकास कार्य विशेष समुदाय के लोगों के क्षेत्र में हुआ। दलितों व पिछड़ों के लिए बसपा के शासन में चलाई गई विकास योजना को खत्म कर दिया गया। यही नहीं, दलितों व पिछड़ों के सम्मानित गुरुओं, संतों के नाम पर चल रही योजनाओं, महाविद्यालयों आदि का नाम बदल दिया गया। सपा के बाद भाजपा का भी हाल कुछ ऐसा ही रहा। शासन के दौरान आरएसएस का एजेंडा लागू किया गया। इस समय धर्म के नाम पर तनाव का वातावरण है। दलितों व महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ा। दलितों व पिछड़ों के लिए बनाई गई योजनाओं का लाभ उन्हें नहीं मिल रहा। प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने से आरक्षण खत्म हो रहा है। मुस्लिम समाज तो ज्यादा दुखी है। माफिया गुंडे तो हर जाति धर्म में है, लेकिन विशेष धर्म के लोगों के खिलाफ बुलडोजर चल रहा है। अपने आधे घंटे के भाषण के दौरान उन्होंने आश्वासन दिया कि प्रदेश में बसपा सरकार बनी तो भदोही का नाम संत रविदास नगर करेंगे। सरकारी कर्मचारियों की मांगें पूरी करने के लिए आयोग बनाएंगे। पूरी पेंशन व्यवस्था को लागू करने के साथ रोजगार का अवसर उपलब्ध होगा और पहले की तरह आवास मिलेगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से हर बूथ को जिताने और खुद को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने की अपील की। मंच पर उन्होंने 7 बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा भी मौजूद रहे। वहीं 4 जिलों के सभी विधानसभा प्रत्याशी भी भारी संख्या में कार्यकर्ता व समर्थक मौजूद रहे। सभा को संबोधित करने के बाद मायावती हेलीकॉप्टर से वापस एयरपोर्ट लौट गई। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। आपको बता दें, रूसी विदेशी मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि केवल परमाणु हथियारों से लड़ा जा सकता है तीसरा विश्व युद्ध। आपको बता दें, रूस के विदेशी मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि ये साफ है कि केवल परमाणु हथियारों से तीसरा विश्व युद्ध लड़ा जा सकता है। लावरोव ने पश्चिमी देशों पर परमाणु युद्ध को लेकर निशाना साधा। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग को 8 दिन पूरे हो चुके। हालांकि अभी भी दोनों देशों के बीच युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी बीच रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का परमाणु हथियार और तीसरे विश्व युद्ध को लेकर बड़ा बयान सामने आया। इनके अलावा रूसी और विदेशी मीडिया को दिए एक ऑनलाइन इंटरव्यू में उन्होंने पश्चिमी देशों पर निशाना साधते हुए देखा गया। अपने एक बयान में लावरोव ने कहा कि यह साफ है कि केवल परमाणु हथियारों से तीसरा विश्व युद्ध लड़ा जा सकता है। उन्होंने आगे कहा कि मैं बताना चाहूंगा कि पश्चिमी राजनेताओं के सिर में परमाणु युद्ध का विचार लगातार घूम रहा है, न ही रूसियों के सिर में। अपनी बात को जारी रखते हुए लावरोव ने कहा कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम किसी भी तरह के उकसावे की अनुमति नहीं देंगे जिससे हमारा संतुलन बिगड़ जाए। बता दें कि मॉस्को में परमाणु हथियारों को दुनिया के सबसे बड़ा सशस्त्र और बैलिस्टिक मिसाइलों का एक बड़ा जखीरा और देश के सम्मान में है। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। आपको बता दें, यूक्रेन से अब तक सुरक्षित भारत लौटे 18,000 लोग। बता दें, यूक्रेन में कई शहर रूसी हमले के बाद खाली किए जा रहे हैं। इसी बीच कई भारतीय छात्र और अन्य लोग अभी भी यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों में फंसे हैं और सरकार की मदद का इंतजार कर रहे हैं। यूक्रेन में फंसे उन्हीं लोगों को लेकर अब विदेश मंत्रालय ने एक बार फिर से जानकारी दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बताया कि पहले एडवाइजरी जारी करने के बाद से अब तक 18,000 भारतीय सुरक्षित यूक्रेन से भारत लौटे हैं। आपको बता दें, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने भारतीयों की वापसी को लेकर जानकारी देते हुए बताया कि ऑपरेशन गंगा के तहत 30 उड़ानें अब तक यूक्रेन से 6400 भारतीयों को लेकर भारत पहुंची हैं। पहले 24 घंटों में 18 और फ्लाइट शेड्यूल हैं। दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। आपको बता दें, यूक्रेन से लौटे छात्रों से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वाराणसी में बोले, सभी की सुरक्षित वापसी प्राथमिकता, भविष्य का ख्याल भी रखेंगे। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन से लौटे छात्रों से बृहस्पतिवार को वाराणसी में मुलाकात की। इसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनके भविष्य का सरकार ख्याल रखेगी। वे फंसे सभी छात्रों को निकालकर भारत लाने का प्राथमिकता है। बता दें, वाराणसी, भदोही, जौनपुर, मिर्जापुर, प्रयागराज, प्रतापगढ़, गाजीपुर, आजमगढ़ सहित अन्य जिलों के छात्र व छात्राएं एयरपोर्ट पर पहुंचे। इसी दौरान प्रधानमंत्री से पहली बार मिलने को लेकर छात्र काफी प्रसन्न दिखाई दिए। एयरपोर्ट प्रशासन द्वारा सभी छात्रों का पास पहले से ही बनाकर तैयार था। प्रधानमंत्री जैसे ही लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर पहुंचे, छात्र और छात्रों का दल प्रधानमंत्री से मिला। इसी दौरान प्रधानमंत्री ने सभी छात्रों से हालचाल पूछा। सभी छात्रों ने अपनी समस्याएं प्रधानमंत्री से बताई। इसी दौरान प्रधानमंत्री ने छात्रों को आश्वासन देते हुए कहा है कि जो भी समस्या है, आप सभी के हित को ध्यान में रखते हुए उसका निस्तारण किया जाएगा। साथ ही यूक्रेन में फंसे हुए सभी छात्रों को जल्द से जल्द सकूल भारत लाया जाएगा।
इस पर छात्रों ने प्रधानमंत्री को धन्यवाद भी दिया। बता दें यूक्रेन से वापस पहुंचे कुछ छात्र प्रधानमंत्री से एयरपोर्ट पर नहीं मिलने से मायूस हो गए। छात्रों ने कहा कि जब नहीं मिलना था तो बुलाया क्यों? हम लोग इतनी दूर से चलकर प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचे, लेकिन मुलाकात होने का मलाल रहा। आपकी क्या राय इन सभी खबरों को जानकर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर में।